ध्यान दीजिए कंसाइनमेंट के टॉपिक पे। कंसाइनमेंट के बारे में पहले मैं थ्योरेटिकल तरीके से बता देता हूँ कि किस तरीके के बिजनेस मॉडल को कंसाइनमेंट बोलते हैं, और उसमें जो अकाउंटिंग आपको करना है और कैलकुलेशन आपको करना है, ये पूरी चीजें थ्योरेटिकल तरीके से मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद प्रॉब्लम चालू करेंगे। अगर कोई पर्सन किसी एक जगह पे बिजनेस कर रहा है और उस एक जगह पे बिजनेस करने वाला इकलौता व्यक्ति बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, तो उसके पास एक इजी ऑप्शन रहता है। ब्रांच जैसी चीजें या फ्रेंचाइजी जैसी चीजें करना थोड़ा सा कॉस्टली रहता, तो इस तरीके की चीजों में क्योंकि अलग सेटअप करना पड़ेगा ना पूरा, तो इसका एक अल्टरनेट है, थोड़ा इजी और बजट वाला ऑप्शन है कि आप किसी और व्यक्ति को पकड़िए। किसको पकड़िए? और वो किसी और लोकेशन में रहता है, उस लोकेशन में, जिस लोकेशन में अपने बिजनेस को अपन एक्सपांड करना चाहते हैं, तो अपन अपने बिजनेस को अपने एरिया में करते रहेंगे और किसी और पर्सन को किसी और एरिया में अपने बिजनेस को करने के लिए कमीशन बेसिस पे एजेंट बना के अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। मतलब बिजनेस वो भी हमारा ही रहेगा, वहां के भी ओनर अपन ही है, बट वहां के मैनेजमेंट का काम किसका दे दिया जाएगा? तो वो एग्जैक्टली एम्प्लॉय है हमारा, ऐसा बोलना गलत है क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं एजेंट है। सर दोनों में अंतर क्या है? एम्प्लॉय के जनरली पैसे फिक्स होते हैं, सैलरी बेसिस रहता है, बट एजेंट का काम होता है कमीशन बेसिस पे काम करना, जिसको टारगेट या परसेंटेज में काम करके पैसा मिलता है। जो भी रिटर्न में उसको पैसे मिलेंगे, जितनी वो बिजनेस एक्टिविटी करके देगा हमको, सेल करके देगा, उसके अकॉर्डिंग उसके पैसे उसको हम पे करेंगे। इसमें अलग अलग तरीके से उसको मोटिवेट करने के लिए अलग अलग तरीके के स्कीम्स में पैसा दिया जाता है। 3 तरीके की स्कीम में उनको पैसा मिलता है, अलग अलग तरीके से बताएंगे डिटेल में। बट बिजनेस मॉडल क्या है कि हम अपने एरिया में बिजनेस करते रहेंगे, किसी और पर्सन को उस एरिया के बिजनेस करने के लिए हम रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे अपना, जो कहलाएगा कंसाइनी। क्या कहलाएगा? और हम जो ओनर है वो कहलाएंगे कंसाइनर। और कंसाइनर का मतलब ओनर है और कंसाइनी का मतलब एजेंट है। और ये एजेंट काय के लिए काम कर रहा है? इसको कमीशन कम मिलेगा, जब वो ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा मिलेगा, कम काम करेगा तो कम, मतलब सेल कम करेगा ज्यादा करेगा। तो जो अपन इस एक्टिविटी में बिजनेस की अकाउंटिंग की बात करें, तो हम कौन से बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं पता है? जो बिजनेस यहाँ हो रहा है, यहाँ जो बिजनेस हो रहा है उसका तो नॉर्मल ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट अपन जैसे बनाते हैं, फाइनल अकाउंट, नो रोज जर्नल एंट्री होंगी, लेजर पोस्टिंग, वो वाला अपने काम का नहीं है, वो अभी अपने को नहीं सीखना है, वो ऑलरेडी अपने से सीख चुके हो। अभी हम बात कर रहे हैं इसके हिसाब की। जो बिजनेस वो करेगा जिसके ओनर हम है, जिसके लिए खर्चा वो भी करेगा और हम भी करेंगे, और इस प्रकार के सभी चीजों का हिसाब करेंगे, उसको बोलेंगे अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट। क्या बोलेंगे उसको? बिजनेस कंसाइनमेंट कैटेगरी में कब आता है? जब हम किसी और को प्रोडक्ट भेज के बिजनेस कर रहे हैं। हम अपने ही जगह अपना खुद का बिजनेस वही प्रोडक्ट का जो कर रहे हैं वो सेपरेट अकाउंटिंग है, उसकी अकाउंटिंग अलग होगी, उसका हिसाब इसमें मिक्स करने की जरूरत। वो डेडिकेटेड अकाउंटिंग रिलेटेड टू कंसाइनमेंट रहेंगी, जो उस पर्सन के द्वारा बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, जो एजेंट है। समझ रहे हो? तो होता क्या है इस तरीके के बिजनेस में कि ये भी अकाउंटिंग करेगा और ये भी अकाउंटिंग करेगा, और ये दोनों जो अकाउंटिंग करेंगे उसमें से जो कंसाइनर अकाउंटिंग कर रहा है ना, ओनर, वो अकाउंटिंग कंसाइनमेंट की रहेगी, डेडिकेटेड कंसाइनमेंट बिजनेस की अकाउंटिंग। क्योंकि बिजनेस इसका है ना, ये तो एजेंट है, ये सिर्फ अपने कमीशन को ध्यान में रखने के लिए या जो भी वो खर्च कर रहा है उसका हिसाब देने के लिए कि भैया देखो मैंने इतना पैसा खर्च किया, आप, मैं एजेंट हूँ, आपने मेरे को बोले तो मैं टेम्परेरी दिया, बट पूरा पैसा मेरे को आप रिएम्बर्समेंट करो, भर के दो। जो कमीशन रहे वो अलग देंगे, क्योंकि ऐसे एजेंट के तौर पे वो काम करेगा, तो छोटी छोटी चीजों के लिए हम उसको बार बार पैसे देते रहेंगे क्या? नहीं, उसको बोल देंगे कि भैया तू जो भी है खर्चा करते जा, जो भी होता है बताते जा, हम दे देंगे। तो ऐसी चीजें होती है नहीं होती? होंगी बिल्कुल। तो इस तरीके की वो अपने हिसाब के लिए जो अकाउंटिंग करेगा वो बिजनेस की अकाउंटिंग नहीं है। जो अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी है वो उसके पर्सनल हिसाब को वो रखने के लिए कर रहा है। इसीलिए जो कंसाइनर है बिजनेस की अकाउंटिंग करेगा, तो सिर्फ यहाँ पे ही हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? और एक कंसाइनमेंट अकाउंट को अच्छे से समझने के लिए आप ऐसा बोल सकते हो, ये एक नॉमिनल अकाउंट होने के साथ साथ उसी तरीके का अकाउंट है जो 12वीं में अपन रियलाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन जैसे अकाउंट बनाते थे। कंसेप्ट पूरा अलग है, बट उसमें भी हम क्या करते थे वो यहाँ पे भी करेंगे। उसमें क्या करते थे सर? हर खर्चे और नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन जैसे अकाउंट बनाते थे, नहीं बनाते थे? वैसे यहाँ पे भी सबका मालिक कंसाइनमेंट अकाउंट है। हर खर्चे के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट
और हर इनकम के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कौन करेगा? ओनली कंसाइनर, क्योंकि कंसाइनर ही इस अकाउंट को बनाएगा, कंसाइनी तो इस अकाउंट का नाम भी नहीं लिखेगा अपनी अकाउंटिंग में। समझ रहे हो क्या बोले? तो इस तरीके से कंसाइनमेंट के हर खर्चे और फायदे नुकसान इनकम एक्सपेंडिचर के लिए कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने वाला है। हाँ, बाकी जो अकाउंटिंग काय से रिलेटेड है, नॉमिनल आइटम से रिलेटेड नहीं। 6 आइटम रहते हैं ना, 6 पर एक्सपेंडिचर इनकम के अलावा, पर्सन, कैश, गुड्स, एसेट्स, तो उनके लिए वो उन्हीं का अकाउंट बनाएगा। कौन? ए। तो ये इस जैसे वो पैसे दे रहा ले रहा, तो पैसों का अकाउंट बनाएगा। समझ रहे हो? बाकी चीजों के लिए बाकी अकाउंट बनेंगे। ये एक बी को कुछ दिया, बी का अकाउंट बनाएगा, बी ने कुछ उसको वापस दिया, बी का अकाउंट क्रेडिट करेगा। तो ये इस तरीके की चीजें आपको मेनली देखने को मिलेंगी। तो इसके बुक में कंसाइनमेंट के अलावा पैसों का अकाउंट रहेगा, कैश या बैंक का, और इसके अलावा बी का यानी एजेंट का अकाउंट रहेगा, जो भी उससे लेन देन वो कर रहा है उसके लिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, गुड्स का अकाउंट रहेगा। काय का रहेगा? जिस गुड्स के अकाउंट के लिए हम बनाते हैं, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट। ये गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट एक चौथा अकाउंट है, इंपॉर्टेंट अकाउंट, जिसका हिसाब कौन रखने वाला है सर? और ये गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है सर? एक अकाउंट का नाम है, जैसे गुड्स अकाउंट, परचेज अकाउंट रहता है ना, गुड्स के लिए अपन बनाते हैं परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न जैसे अकाउंट। बट यहाँ पे हमने कौन सा अकाउंट बनाना है गुड्स के लिए? एक स्पेशल नाम किया गया है यहाँ पे, नोमेनक्लेचर, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट, यानी नाम है एक अकाउंट का, जिसका मतलब ये है कि हम गुड्स जो भेजते हैं उसका अकाउंट। सिर्फ भेजने के लिए ये अकाउंट बनाते हैं ऐसा है क्या? नहीं, इसके मीनिंग को मत समझो। मीनिंग का तो है रिलेवेंस कि भैया गुड्स सेंड की हमने कंसाइनमेंट के, लेकिन अकाउंट ये सिर्फ तब नहीं बनाएंगे जब भेजेंगे, बल्कि जब वो गुड्स वापस आएगा ना, तो हम इसी का अकाउंट बनाएंगे कि गुड्स सेंड करते समय क्रेडिट होगा, और वो इस गुड्स वापस आते समय गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। नाम सेंड वाला ही रहेगा, क्योंकि एक ही लेजर में उसको हमको रिकॉर्ड करना है, कितना गया कितना आया, एक ही लेजर में हमको बैलेंस पता चल जाएगा। तो जो भी है ये चीजें हम जब करेंगे किसकी बुक में, कंसाइनर की बुक में, तो आपको जनरल भी करना पड़ेगा, और सेम चीज जनरल और लेजर किसकी बुक में भी बनेंगे, एजेंट। लेकिन एजेंट पता है किसका अकाउंट बनाएगा? कंसाइनर का, और कैश बैंक का, और चीजों का। उसके लिए कोई ऐसे कॉमन नॉन अकाउंट वगैरह है क्या? नहीं। जब वो पर्सनली खुद के खर्चे करेगा, किसके खर्चे करेगा? खुद के भी नहीं बोलना, हाँ, खुद के लिए जो भी उसके रिलेटेड इनकम एक्सपेंडिचर है उनके लिए वो नॉमिनल अकाउंट ही बनाएगा। फॉर एग्जांपल कमीशन उसके लिए इनकम है, तो कमीशन को नॉमिनल के नियम के आधार पे क्रेडिट करेगा, क्योंकि नियम कहता है डेबिट एक्सपेंडिचर क्रेडिट इनकम। तो वो नॉमिनल अकाउंट के लिए नॉमिनल अकाउंट का नाम लिखेगा। कौन नॉमिनल अकाउंट के बदले नॉमिनल अकाउंट का नाम न लिखते हुए कंसाइनमेंट का इकलौता अकाउंट बनाएंगे हर एक्सपेंडिचर इनकम? कंसाइनर। तो ये कंसाइनी क्या करेगा सर? सिर्फ मेनली एक अकाउंट बनाएगा, और बाकी जो नॉर्मल अकाउंटिंग अपन ने सीखे वैसा ही अकाउंटिंग करना है। इसकी अकाउंटिंग करने के लिए आपको नॉर्मल 11वीं 12वीं में जो अकाउंटिंग सीखे, 12वीं में, सॉरी 11वीं में, वही करना है। बट इसमें आपको थोड़ी सी अपडेट है कि हर खर्चे को रिप्लेस करके आप क्या करो, कंसाइनमेंट। हर इनकम को रिप्लेस करके कौन सा नाम बनाओ। इतना आपको समझा? इतना समझा तो चीजें लॉजिकली समझेंगी। जो बाकी चीजें वो मैं एंट्री के तौर पे आपको किसके माध्यम से बताऊंगा, किताब की जो फोटो पीडीएफ बना के दी है उसके आधार पर। तो बताइए ना, अकाउंटिंग प्रोसीजर इन द बुक्स ऑफ, फॉर एग्जांपल जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर में हम पहला ट्रांजैक्शन है गुड्स सेंट, व्हेन गुड्स आर सेंट। एक पहले मेरे को थोड़ा बेसिक बैकग्राउंड बना लेता हूँ कि जब मैं कोई गुड्स भेज रहा हूँ किसी एजेंट को, तो मैंने उसको रिसीवर बोलना इंग्लिश के अकॉर्डिंग सही है क्या? कि हमने उसको गुड्स भेजे, उसको गुड्स मिल गए, वो रिसीवर है क्या? इंग्लिश के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट, वो रिसीवर है। बट अकाउंटिंग में रिसीवर का टेक्निकल मीनिंग ये होता है कि वह व्यक्ति हमसे कुछ ले रहा है, जिसके लेने के बाद वो हमारा कर्जदार बन जाएगा। वो हमको अगर अभी कुछ नहीं पे किया है तो वो हमारा डेटर बन जाएगा। और यहाँ रिसीवर का मतलब होता है बेनिफिशियर। समझ रहे हो? बट जब मैं बात कर रहा हूँ गुड्स को मैं एजेंट को भेज रहा हूँ मेरे ही पर्पस के लिए, बेचने के मकसद से, ना कि मैंने उसको पर्सनली वो गुड्स दिया हूँ, वो बेनिफिशियरी नहीं है, वो रिसीवर है। इंग्लिश वाला अकाउंट में जो रूल का रिसीवर होना डेबिट के लिए कंसिडर किया जाता है, वो एज ए बेनिफिशियर के तौर पर कंसिडर किया जाता है। तो जब किसी एजेंट को मैं गुड्स अपने मकसद यानी बेचने का जो मैं एजेंट का काम मैं एजेंट को किया हूँ उसके लिए मैंने उसको पास गुड भेजा, तो वहां पे वो पर्सनली रिसीवर, अर्थात वो बेनिफिशियर नहीं है, तो उसका अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे। बल्कि मैं ऐसा बोल सकता, जो मैंने गुड्स उसको भेजा ना, वो मेरे बिजनेस की लागत है, मेरे बिजनेस की कॉस्ट है। मैं अपने कंसाइनमेंट बिजनेस में इतना इन्वेस्ट कर दिया, इतना गुड्स लगा दिया, जो मैं उसको भेज रहा हूँ वो जब बेचेगा तो कमाई रहेंगी। बट अभी जो मैं उसको भेज रहा हूँ वो खर्चा है, बिजनेस में लगाए खर्चा, बेचे कमाई।
तो जो भेजा जा रहा है वो पर्सनली उसका अकाउंट मैं आज डेबिट नहीं करूंगा। मैं उसको डेबिट करूंगा ना कब, जब गुड्स बेच के पैसा उसके पास आ गया, उसने मेरे को नहीं दिया, क्योंकि तुरंत दे देगा क्या वो पैसे, नहीं थोड़ा जमा करके देगा। तो जब उसके पास पैसे आ जाएंगे ना गुड्स बिक कर, तब मैं उसको डेटर बोलूंगा। लेकिन कब नहीं बोलूंगा, जब मैं गुड्स भेजा, क्योंकि मैंने उसको दिया ही नहीं गुड्स, उसके पास गए गुड्स, जो वो पर्सनली रिसीव नहीं कर रहा है, बल्कि एज एन एजेंट हमारे बिहाफ में वो गुड्स अपने पास रख रहा है। और एजेंट के तौर पे जब वो गुड्स लेगा तो उसका अकाउंट डेबिट करने के बदले फिर किसको डेबिट करेंगे सर? क्योंकि ये हमारे बिजनेस की लागत है, हमने गुड्स उसको भेजे, वो बिजनेस की कॉस्ट है, कंसाइनमेंट बिजनेस की, तो उसके लिए हर खर्चे के लिए किसको डेबिट करना है बोले, तो इसीलिए किसको डेबिट करेंगे सर? और जो गुड्स जा रहा है उसके लिए इकलौता अकाउंट बनाएंगे। ये हर तरीके के गुड्स के अकाउंट के लिए यही बनाएंगे कंसाइनमेंट में, चाहे भेजा जा रहा हो चाहे वापस आते समय भी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाइएगा। समझ में आया क्या बोले? तो ये एंट्री आपको समझ में आ गई। आगे, व्हेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय कंसाइनर, कई बार ऐसा रहता है मैं ए कंसाइनर जब गुड्स भेज रहा हूँ बी को, तो मेरे पास से जो गुड्स मैं उसको भेज रहा हूँ ना, उसके लिए ट्रक लग रहा, मैं क्योंकि अपने गुड्स को भेजने के लिए जो भी ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा, बड़ा क्वांटिटी करके, तो ट्रक चूज किया। तो वो ट्रक का पैसा कौन देगा, मैं कि बी? ए की बी? मैं भी दे सकता, बी भी दे सकता। बट अगर मेरे पास पैसे है, मैं दूंगा तो मैं दे दूंगा, या वो देगा तो वो देगा, बट खर्चा किसका रहेगा, वो मेरा ही, ए का ही। बी टेम्परेरी दे सकता, बट वो खर्चा खुद का नहीं मानेगा। बट अगर मैं ही दूंगा तो क्या एंट्री होगी वो भी बताता हूँ, जो बी देगा खर्चा तो भी एंट्री बताता हूँ। पहले किसी ने दिया मान लो खर्चा, मैंने, कंसाइनर खुद पे कर रहा है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो या कोई पैकिंग का खर्चा हो या कोई इंश्योरेंस उसका करा रहे हो हम, XYZ, हर खर्चे के लिए किसको डेबिट? और जो पैसा हम देंगे तो हमारे जेब का पैसा जाएगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है नहीं। वेन एनी एडवांस इज रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, कई बार हम क्या करते हैं, कंसाइनी को बोलते हैं हम तेरे को गुड्स भेज दिए भैया, ये 1 लाख का गुड्स है, नो डाउट तू एजेंट है हमारा, तू 1 लाख के गुड्स को 2 लाख में बेचने वाला है, फॉर एग्जाम्पल हमने जो तेरे को प्राइसिंग दी है, तो तू एक काम कर भैया, तेरे पास कुछ पैसे अगर होंगे अभी तो हमको दे दे, क्योंकि तेरे पास तो 1 लाख के 2 लाख आने वाले हैं ना कुछ समय में, अगर तेरे पास है तू एडवांस दे सकता है तो दे दे। कई बार ऐसा रहता है एजेंट के पास पैसा हो रहता है, वो दे देता है, उधार बोल सकते हैं इसको। उधार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक कुछ प्रोडक्ट उसने बेचा नहीं और वो हमसे खरीद थोड़ी रहा जो पैसे दे रहा, तो वो पैसे क्यों दे रहा, एडवांस दे रहा, जब वो 2 लाख आएंगे तो अपने पैसे कट कर लेंगे। मान लो उसने अपने को 50,000 दे दिया फॉर एग्जाम्पल, चाहे कैश दिया चाहे चेक दिया चाहे कोई बिल एक्सेप्ट करके दिया, उसके पास पैसे नहीं, हमने, क्योंकि हमको पैसे की जरूरत है ना, हमारा बड़ा बिजनेस है, बहुत सारे और भी एक्टिविटी है, उस एक ही एजेंट को नहीं देखना, 10 एजेंट होंगे हमारे, हमको उसकी अकाउंटिंग नहीं सीखना है, हमको सीखना है सिर्फ एक बिजनेस की अकाउंटिंग। बट हमको क्योंकि पैसे की जरूरत है, उसके पास नहीं भी है ना पैसे, तो हम उसको बिल बना देंगे टेम्पररीली, उसको हमने क्या बना दिया अपना ड्रॉवी, हम ड्रॉवर है उसको ड्रॉवी बना के बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में भी पढ़े थे, तो उसको बिल बना के मांग लेंगे कि हम ये पैसा बैंक से डिस्काउंट कर लेंगे, ताकि हमारा पर्पस सॉल्व हो जाए। हाँ, जब तक वो बिल हम क्या कर चुके रहेंगे, डिस्काउंट कर चुके रहेंगे, और 1 महीने का बिल था, तब तक उसके पास गुड्स बेच के पैसा भी आ जाएगा, उसके पास बैंक वाले पैसा मांगने आएंगे तो वो दे देगा, तो वो जो पैसे दे देगा वो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएंगे गुड्स बेच के, हमारे ही पैसे है, क्योंकि वो समझ रहे हो क्या बोले। इस तरीके से बिल भी बनाया जा सकता है, कोई भी प्रकार का एडवांस हम अगर रॉवी से, सॉरी, कंसाइनी से ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं, बैंक चेक से ले रहे हैं पैसा, या बिल से ले रहे हैं, तो हम जब पैसा उससे लेंगे तो हम, हमारे पास पैसा बिल वगैरह क्या होगा, कैश आएगा या चेक आएगा तो बैंक डेबिट, या बिल आया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। गिवर कौन है, और ये वो पर्सनली गिवर है, वो दे रहा है कि अब वो अभी के लिए वो क्रेडिटर बन गया हमारा, अगर कोई गुड्स नहीं बिका तो हमको उसको पैसे वापस देना पड़ेगा क्या सर? हाँ, एडवांस दे दिया उसने और वो प्रोडक्ट भी नहीं बिका, मार्केट में एक भी नहीं बिका, तो हमको, क्योंकि वो एजेंट है ना, तो अभी हम उसको इसीलिए क्रेडिटर बोल रहे हैं, क्योंकि अभी वो कुछ हमको देने के लिए लायबल नहीं है, फिर भी दे रहा। हाँ, जब वो लायबल हो जाएगा, मतलब डेटर बन जाएगा हमारा, कब बनेगा सर वो हमारा डेटर, वो कब हमको पैसे देने करेगा, जब बिक जाएगा, तब वो ऑटोमेटिक डेबिट होकर क्रेडिट वाला रिड्यूस होकर उसका बैलेंस बढ़ जाए, अपडेट हो जाएगा, और वो जो बैलेंस आएगा वो ही हम उससे रिसीव करने के रहेंगे, वो बाद में बताएंगे। अभी के लिए मैंने जब उससे एडवांस लिया तो उसको क्यों क्रेडिट किया समझ में आया, क्योंकि वो पर्सनली अभी गिवर है। When bill receivable is discounted with bank, ये बिल हमने जो हमारे पास अभी आया था ना यहाँ पे, उसी को क्या कर दिए बैंक में जाके, तो जब वो बिल आया था तो डेबिट हुआ था, बैंक में डिस्काउंटिंग करेंगे तो बिल हमारे पास से चले जाएगा। तो मान लो 10,000 के बिल है या 50,000 का बिल है, 50,000 से बिल क्रेडिट हो गया, बट बैंक अकाउंट में पूरा पैसा आता है, बिल डिस्काउंट करते हैं तो बैंक वाले 1,000 रुपए मान लो काट लिए, 50,000 में से 1,000 काट के कितने रुपए बैंक में जमा हुए या कैश मिला हमको, 49,000। कितने रुपए कम आए सर, वो डिस्काउंट है, और वो डिस्काउंट किसका खर्चा है, बी का कि हमारा?
हमारा, क्योंकि हमारे को पैसे की गरज थी तो हमने अपने पर्सनल खर्चे के लिए किसका अकाउंट डेबिट करना है? हम कौन है? कंसाइनर। हमारे बिजनेस के हर खर्चे के लिए हम किस अकाउंट को बनाते हैं? कंसाइनमेंट। सबका मालिक है कंसाइनमेंट अकाउंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे डिस्काउंट के अमाउंट के भी बदले, हर खर्चे के लिए। समझ गए क्या बोला? तो ये डिस्काउंट का अल्टरनेट में हमने रिकॉर्ड किए है कंसाइनमेंट अकाउंट को। जब बिल डिस्काउंट किए है तो जितना पैसा आया बैंक डेबिट, जो पैसा कम हो के आया वो खर्चा है डिस्काउंट के लिए कंसाइनमेंट डेबिट, और बिल जा रहा है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट को आगे। व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय कंसाइनी, जैसे ही कंसाइनी ने गुड्स बेचा, बताइए किसकी कमाई है? बेच वो रहा है, लेकिन हमारी कमाई के लिए हम किसको क्रेडिट करेंगे? सबका मालिक है। और वो कमाई है इसलिए नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट एक्सपेंडिचर लॉस क्रेडिट इनकम गेन के तौर पे हम इनकम के तौर पे क्रेडिट कर रहे हैं किस अकाउंट को? और जो प्रोडक्ट कंसाइनमेंट बेचा उसने उसके लिए क्रेडिट कर दिए कंसाइनमेंट को, हम डेबिट किसको करेंगे? वो जो प्रोडक्ट उसने बेचा उसके पैसे किसको मिले अभी टेम्पररीली? अभी वो पर्सनली रिसीवर बन गया, क्योंकि अब जो उसको पैसे मिल गए वो हमारे पैसे हैं, उसके पास आए हैं, तो वो रिसीवर है, उसको हम क्या बोल देंगे? अपना डेटर। तो डेटर बनाने के लिए उसका अकाउंट क्या कर देंगे? इस प्रकार जब कंसाइनी गुड्स बेचेगा तो हम कंसाइनी को ही डेबिट करेंगे, क्योंकि पैसा उसको मिला और वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो हमारी इनकम है, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। इतना समझ में आया? क्या बोले आगे? ये एंट्री थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, कंफ्यूज होते हैं बच्चे कभी कभी, इसीलिए बता दिया हाईलाइट करके कि गुड्स उसने बेचा वो रिसीवर कंसाइनी डेबिट, बी अकाउंट अगर कंसाइनी तो बी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट इनकम के तौर पे। व्हेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय कंसाइनी, मान लो कोई खर्चा कंसाइनी करता है, और कंसाइनी जो खर्चा कर रहा है वो किस बिजनेस का खर्चा है? हमारे बिजनेस के खर्चे, चाहे वो करे चाहे हम करें, खर्चा हमारा ही रहेगा, और हमारे खर्चे के हर खर्चे के लिए किसको डेबिट? तो ये तो फिर कंसाइनमेंट डेबिट, कंसाइनमेंट डेबिट किसको डेबिट बोले सर? तो ये पैसा अगर मैं दिया रहता तो कैश क्रेडिट करता था, शुरू में किया भी, बट वो पैसा तो कौन पे कर रहा है अभी? डी कंसाइनी। तो वो जब पैसे पे करेगा तो वो बोलेगा ना कि इतने पैसे में तुम्हारे को कम दूंगा, मैं उधर भर दिया पैसा, रेंट भर दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दिया वगैरह वगैरह। तो वो जो पैसे उतने रुपए कम देगा का मतलब उसका अकाउंट डेटरशिप कम करने के लिए क्रेडिट कर दिया जाएगा, अर्थात उसको गिवर के तौर पे बोलो क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो पैसे दे रहा है। तो एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट डेबिट कंसाइनी क्रेडिट, क्योंकि वो गिवर है। समझ रहे हो क्या बोले? एग्जैक्टली इसकी रिवर्स एंट्री। जब वो गुड्स बेच के इनकम कमा रहा है तो भी हम इनकम के लिए कंसाइनमेंट क्रेडिट, और रिसीवर के लिए उसको डेबिट, और वही कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए अब इनकम नहीं कर रहा, खर्चा कर रहा, तो खर्चे के लिए कंसाइनमेंट को डेबिट और उसका अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि वो गिवर है खर्चे के लिए। समझ रहे हो? तो ये याद रखिएगा, सिंपल चीजें हैं। आगे कमीशन चार्ज कर रहा है कंसाइनी, बोलता कि भैया मैंने 1 लाख का गुड्स भेज दिया, मान लो अभी कुछ भी नहीं हुआ, हमने उसको गुड्स भेजे 1 लाख का 2 लाख में बेचने के लिए, कोई और चीजें ये जितनी भी मैंने बताया हुई चीज, ना कोई खर्चा हुआ ना कुछ भी, ना सब कुछ 1 लाख में हो गया, 1 लाख का गुड्स बेच, उसने गुड्स को 2 लाख में बेच दिया, तो हमको कितने रुपए देगा? 1 लाख का गुड्स भेजे, कोई पैसा लिए नहीं, एडवांस नहीं, कुछ नहीं, उसने उसने 2 लाख में उस गुड्स को बेच दिया, हम उससे कितने पैसे लेंगे? 2 लाख। बट क्या वो फुकट में काम कर रहा? तो कुछ कमीशन करेंगे ना, तो उसको बोलते कमीशन चार्ज करना। दैट मीन्स कि वो जो 2 लाख का डेटर हमारा बना है ना, उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। क्रेडिटर वो बना ही नहीं। एग्जाम्पल मैं अभी आपको सेपरेटली दे रहा हूँ ये एंट्री के अलावा, कि भैया हमने जो गुड्स भेजे उसके लिए कंसाइनमेंट डेबिट, बिजनेस अकाउंट डेबिट, और गुड्स सेंटर कंसाइनमेंट क्रेडिट 1 लाख पूरा गुड 2 लाख में बेच दिया, 2 लाख से उसको प्राइमरीली डेबिट किया, कंसाइनी बी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 2 लाख, बैलेंसिंग फिगर 1 लाख मेरा प्रॉफिट रहेगा, कंसाइनमेंट दिखाएगा वो, बट मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने 2 लाख से उसको क्या बनाया अभी? डेबिट। क्रेडिट तो हुआ ही नहीं था। तो वो जो 2 लाख वो डेटर दिख रहा है ना, बट एक्चुअल में वो क्या नहीं है, 2 लाख देने के लिए लायबल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कमीशन का हकदार है। 5% मान लो कमीशन है उसका 10,000, 2 लाख का 10%, 5%, तो वो जो 10,000 रुपए का कमीशन है उतने कट करके देगा, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग द कमीशन बाय एजेंट। एजेंट कमीशन चार्ज कर रहा है। व्हेन कमीशन इज चार्ज बाय, तो चार्ज करने का मतलब होता है एक्चुअल में कोई पैसे लिए दिए नहीं जा रहे, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास पैसे तो रखे ही है ना, वो उसी में से चार्ज करेगा, मतलब माइनस कर लेगा। तो जब वो कमीशन चार्ज करेगा, हमारे लिए कमीशन क्या है, और हमारे हर खर्चे और के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? तो ये कमीशन, उसके लिए हम कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। लेकिन ये जो खर्चा हमारा कमीशन का है वो हम कैश थोड़ी दे रहे हैं उसको, बल्कि वो उतने पैसे हमारे क्या करने वाला है? काट लेगा, अर्थात वो उतने पैसे से अब हमारा डेटर नहीं, ये तो डेटरशिप को रिड्यूस करना मींस जो डेबिट बैलेंसेस को रिड्यूस करने के लिए उसी का अकाउंट क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर पर्सनल के रूल के आधार पे देखें, कि उसने हमको सर्विस प्रोवाइड किया है, वो काम करके दिया है, सेल हो गया मतलब वो इलिजिबल हो गया, उसने अपना ड्यूटी परफॉर्म किया है, वो गिवर है। वो कौन है?
गिवर के तौर पे काम करने के लिए उसका अकाउंट क्रेडिट कैसे भी समझो, बट जब वो कमीशन चार्ज करेगा हमारे खर्चे के तौर पे हम कंसाइनमेंट को डेबिट और उसके अकाउंट को क्रेडिट करके उसके डेटरशिप का बैलेंस रिड्यूस कर देंगे। समझ में आया कमीशन की एंट्री। आगे ये सब कुछ हम इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर देख रहे हैं और एग्जाम में कंसाइनर की एंट्री के पूछने की संभावना ज्यादा है 16 के लिए, और ऐसा भी संभावना है कि कंसाइनर का एंट्री और कंसाइनी दोनों पूछ ले लेजर के साथ। इंतजार करो, ज्यादा तकलीफ देह नहीं है। अगर आप एंट्री समझ जाते हो तो चीजें बहुत आसान है, क्योंकि प्रॉब्लम में थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है, बाकी सब तो एंट्री के आधार पर मार्क मिलने वाले हैं। आगे When goods are taken by consignee, कई बार ऐसा होता है कि भैया वो जो गुड्स हमने उसको बेचने के लिए भेजे थे उसमें से उसी के घर में वो कुछ गुड्स यूज कर लिया या उसने ही गुड्स को खरीद लिया, तो के केस में भी हमारे लिए कोई फर्क नहीं है, चाहे वो किसी और को बेचे या खुद बेचे, खुद रख ले। जब किसी और को बेचा था तो हमने क्या बोले थे, हमारी कमाई है कंसाइनमेंट क्रेडिट, तू रिसीवर है, तूने पैसे लिए, तेरा अकाउंट यानी कंसाइनी बी का अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट क्रेडिट। बट वो पर्सनली लेगा तो भी तो ये एंट्री होंगी, तो जब पर्सनल रहेगा तो तभी वो रिसीवर तो है ही पर्सनली, उसका अकाउंट डेबिट। और वो फुकट में दे देंगे क्या उसको हम? नहीं, हमारे लिए क्या है वो इनकम, तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो कंसाइनी टू कंसाइनमेंट चाहे वो खुद रखे तो भी एंट्री सेम है, वो बाहर मार्केट में बेचे तो भी एंट्री सेम है। बोलो सेम है, सही बोले। आगे व्हेन गुड्स इज रिटर्न बाय, कई बार ऐसा होता है कि 2 लाख का गुड्स, 1 लाख का गुड्स जो बेचने के लिए भेजे थे उसमें से 80,000 का बिक गया, जो भी भाव में बिका होगा 1.5 लाख में बिक गया वगैरह, बट जो 20,000 है वो बिक नहीं रहा है, अब वो प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, या जो प्रोडक्ट है वो एक्सपायर हो गया, XYZ रीजन, जिस कारण वो गुड्स को हमको क्या कर रहा है, अब वापस दे रहा है, डिफेक्ट है जो भी। तो वो जो प्रोडक्ट जब वापस करेगा तो हम हमारे पास गुड्स आएगा, तो आएगा उस गुड्स के लिए किसको डेबिट, सिर्फ गुड्स के लिए हमने नॉमिनल अकाउंट नहीं बनाना है, क्योंकि हम बोले हैं बाकी के सब के लिए बनाएंगे, बाकी गुड्स के लिए एक ही अकाउंट कौन था, तो जो सेंड को क्रेडिट किए थे वही सेंड को डेबिट करेंगे, रिसीव को मत कर देना डेबिट, इंग्लिश के हिसाब से नहीं चलना है। अकाउंट नॉमिनल अकाउंट जो अपना सॉरी गुड्स एंड कंसाइनमेंट को क्रेडिट किए थे भेजते समय उसी को डेबिट कर लीजिए, और जो गुड्स वो वापस दे देगा तो पर्सनली गिवर है क्या, नहीं, क्योंकि हमने उसको रिसीवर भी पर्सनली बनाए ही नहीं थे गुड्स के लिए, तो हमने डेबिट किसको किए थे जब उसको गुड्स दिए थे, कंसाइनमेंट। हम बोले थे कि बिजनेस की लागत है, अब वापस कर देंगे तो उतनी कॉस्ट बिजनेस की क्या हो गई, कम, उससे जो भी इनकम जनरेट हुई वो गुड्स से हुई ना जो बेचे, जो वापस दे दिया वो तो खर्च ही नहीं हुआ, मतलब तो उसको रिड्यूस करने के लिए खर्च को हम किस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर देंगे, गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और मान लो वो गुड्स वापस नहीं करता है, बोले अगले महीने अगले साल या जो भी आगे कंटिन्यूइंग पीरियड में बिजनेस को कंटिन्यू करेगा तो वो बचा हुआ बाद में बेचेगा, अभी अकाउंटिंग पीरियड फॉर एग्जांपल एंड हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक उसके पास अगर रखा है तो भी हम कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो गुड्स अभी कॉस्ट में आना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बिका नहीं, खर्चे में हमने पूरे 100 क्वांटिटी का लिख दिए, 80 क्वांटिटी बिकी, तो मेरे को क्लोजिंग स्टॉक जैसे ट्रेडिंग की क्रेडिट में लिखकर मैं करेक्ट प्रॉफिट निकालता ना 80 क्वांटिटी का, तो इसी तरीके से कंसाइनमेंट में भी अनसोल्ड स्टॉक को कंसाइनमेंट के क्रेडिट में लिखना पड़ता है, जिसके लिए कंसाइनमेंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। डेबिट तब किसको करेंगे पता है, कंसाइनमेंट स्टॉक, कौन सा स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट। तो कंसाइनमेंट स्टॉक मतलब स्टॉक विथ कंसाइनी, जो कंसाइनी के पास रखा है उसको कंसाइनमेंट स्टॉक बोलते हैं। तो इस तरीके की एंट्री बाद में बताता हूँ, आगे है शायद। व्हेन गुड्स आर इज स्टिल अंडर कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट, ये इसी एंट्री की बात में कर रहा था। आगे बैड डेट, अब बैड डेट की परिस्थिति दो है ऐसे जो कमीशन के सॉरी कंसाइनी के लिए हमने जो सिस्टम बनाया है, काय का सिस्टम, कि भैया आपको गुड्स बेचेंगे आप बेचना, तो उसमें वो रिस्क फ्री फील करता है कि भैया बेचेंगे, जो पैसा आया ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, वो डूबेगा अगले वाले का। तो वो उधार में जब गुड्स भेजेगा तो हमको सबसे बड़ा टेंशन इस बात का रहेगा कि उधार किसी पगले को तो नहीं बेच देगा जो पैसा दिए बिना भाग जाए, समझ रहे हो। तो क्योंकि वो एजेंट है ना, वो तो सिर्फ कमीशन पे काम कर रहा, नहीं मिला तो डूबा पैसे के लिए वो लायबल प्राइमरीली नहीं है, क्योंकि हमारा बिजनेस है, तो हम उसको उस चीज के लिए लायबल कर सकते हैं क्या, तो आंसर है हाँ, बट उसके लिए उसको स्पेशल एक्स्ट्रा कमीशन देना पड़ेगा। देखो एक कमीशन उसको काय के लिए दिया गया है, सेल करने के लिए, जिसको बोलता है जनरल कमीशन, नॉर्मल कमीशन, सिंपल कमीशन, ऐसे अलग अलग नाम आते हैं। तो ये सिंपल वाला नॉर्मल वाला कमीशन तो देंगे, उसको ये बोलेंगे कि भैया तू चाहे तो उधार में उसको बेच, क्योंकि अगर उधार बेचने से मना कर दिए तो हो सकता है प्रोडक्ट मार्केट में बिके ही ना, या कम बिके, क्योंकि कंपटीशन है। तो हम उसको परमिशन दे रहे हैं क्रेडिट में गुड्स बेचने की, बट उस परमिशन के साथ हम कंडीशन ये रख रहे हैं कि भैया तू क्रेडिट में बेचेगा ना, तेको और 2% कमीशन दे देंगे और 5% कमीशन दे देंगे, वो तो देंगे ही एज ए सेल, क्रेडिट सेल के लिए और कमीशन, जनरल कमीशन टोटल सेल पे दिया जाता है,
बट ये वाला जो डेल क्रेडल कमीशन है, कौन सा कमीशन सर? डेल क्रेडर कमीशन। इस डेल क्रेडर कमीशन को हम तब देंगे जब वो क्रेडिट में गुड्स बेचेगा। तो सर ये तो उल्टा हो गया, एक तो पहले ही रिस्क बढ़ रहा उधार में बेचने से, तो तुम उस पे नॉर्मल कमीशन के अलावा और एक कमीशन दे रहे, 5 और 5 10% कमीशन दे देंगे क्या? हाँ, नॉर्मल वाला तो देंगे ही, ये 5% और इसीलिए दिया जा रहा है ताकि अगर कोई बैड डेप्ट होता है तो भैया वो तू वसूल करके देगा, नहीं कर पाए तो तेरे में से पैसे काट लेंगे। ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो कमीशन दिया जाता है उधार के क्रेडिट किए गए सेल के लिए, तो उसको बोला जाता है डेल, DEL, डेल क्रेडर, CREDER, क्रेडर कमीशन। ये कमीशन का मतलब होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एडिशनली निभाने वाला है बैड डेप्ट की। और ऐसे केस में बैड डेप्ट हमारा खर्चा नहीं है, हम हर खर्चे के लिए कंसाइनमेंट डेबिट करते जो हमारा रहता। तो मान लो अगर उसको डेल क्रेडल कमीशन नहीं दिया और पैसा डूब गया, तो वो किसको आके बताएगा? हमको। उसको कमीशन थोड़ी दिए, हम परमिशन दिए थे क्रेडिट में बेचने की और हमने उसको कमीशन नहीं दिए, लेकिन डेल क्रेडर वाला, तो जो बैड डेप होगा वो बैड डेप का पैसा हमको भुगतना पड़ेगा, नुकसान। तो मेरे को तो पहले ये बताओ, जब वो कैश में बेच रहा गुड्स, तो हमने क्या एंट्री किए थे? गुड्स सेल्ड बाय कंसाइनी की, गुड्स सेल्ड बाय कंसाइनी, गुड्स सेल्ड बाय, जी। तो ये बताइए ना, हमने उसको डेबिट करे और कंसाइनी कैश में बेचे थे तब किए थे कि क्रेडिट में बेचे थे तब किए थे? दोनों में। जब वो कैश में बेचेगा तब तो वो रिसीवर है इसलिए डेबिट, और हमारे लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट। बट उसने उधार में बेचा होता तो तब भी हमारी इनकम तो रहती, कंसाइनमेंट क्रेडिट होता। डेबिट किसको करते हैं? डेटर को नहीं, क्योंकि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन कस्टमर डेटर के साथ नहीं है, हमारा कनेक्शन है कंसाइनी के साथ, कंसाइनी का कनेक्शन है डेटर्स के साथ। जो डेटर का अकाउंट वो बनाएगा, वो हम उसको ही पहचानते हैं, हम उससे पैसे लेने के, उस एरिया के लोगों को हम मैनेज कर सकते हैं क्या? नहीं, तो हम डायरेक्टली उसको डेबिट करेंगे जब प्रोडक्ट उधार में बिकेगा तब भी। सर वो तो रिसीवर बना ही नहीं ना, वो एक्चुअली उसके पास एक एसेट आई है, डेटर, जो लोगों से पैसे लेने का है, और वो जो डेटर उसके पास है उसकी एसेट है, वो हमको पैसे देने का वही वाले में से है, तो वो हमारे लिए डेटर कौन? इवन वो क्रेडिट में बेचता है तो भी, समझ रहे हो? और इसके बाद अगर पैसे डूबते, वो जो डेटर डेबिट है उधर, वो एसेट रिड्यूस हो जाती है उसके बुक में, उसके पास से डेटर कम हो जाते हैं, दो कारण से है, तो बैड डेप्ट हो गया है, जो भी XYZ रीजन है। अगर पैसे दे दिया तो हम तो एंट्री करेंगे ही, अगर पैसे मिल गए तो उसका एसेट चेंज हुआ ना, हमारे लिए तो अभी भी वही एसेट है, वही हमारा डेटर है, चाहे उसके पास पैसा आ गया हो चाहे उसको पैसा मिलने का हो। अगर कैश डेटर दे देता तो क्या एंट्री करेगा? कंसाइन ही करेगा वो एंट्री, कैश अकाउंट टू डेटर अकाउंट, उसका फॉर्म ऑफ एसेट चेंज हो गया डेटर से कैश में, बट हमारे लिए तो अभी भी वही है जो भी पैसा दे। तो अगर पैसे नहीं देता है तो बैड डेट के कारण बैड डेट डेबिट करके जो डेटर को वो क्रेडिट करेगा, उस केस में जो बैड डेट उसका हुआ डेटर रिड्यूस हो गया, तो अब वो हमको उतने पैसे देगा या नहीं देगा, दो क्वेश्चन है। वो देगा, पैसे भर के देगा, कब? जब उसको कमीशन दिया गया, तभी जो बैड डेट को डेबिट और कंसाइनमेंट को, सॉरी, बैड डेट को डेबिट और डेटर को क्रेडिट करेगा। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे कि भैया तू मत कर कुछ, हम तेरे से पैसे उतने लेने वाले नहीं। तो वो तब क्या करेगा पता है? डेटर को तो तभी भी क्रेडिट करेगा क्योंकि डेटर से उसको पैसे मिल रहे हैं। नहीं, डेबिट किसको करेगा? बैड डेट को नहीं, बल्कि किसको डेबिट कर देगा? हमको, कि भैया तुम इतने पैसे से डेटर बन गए, तुम्हारे को जो मैं पैसे देने का था उसकी बुक में हम क्रेडिटर होते हैं, जब वो प्रोडक्ट बेच देता तो हमको देने का है ना, तो हमको डेबिट कर देगा और इस प्रकार हमको कम पैसे देगा अगर कमीशन मिला तो अभी हम किसकी बुक में वापस आते हैं? तो कंसाइनर के बुक में जब वो पैसा बैड डेट हो जाता है, तो वो बैड डेट के लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास कब मानेंगे? जब हमने उसको एडिशनल कमीशन नहीं, तो हमने अपने खर्चे के लिए किसको डेबिट करना है? लिखा भी है, व्हेन बैड डेट इज बॉर्न बाय, हमारे को खुद ही भुगतना है भैया हमारे हर खर्चे के लिए किसको डेबिट, और इतने पैसे कौन हमको कम देगा, तो उसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे उसकी डेटरशिप को रिड्यूस करने के लिए। और सेम चीज अगर हमने कमीशन दिए थे उसको, जिस कमीशन की सेम एंट्री है, कंसाइनमेंट डेबिट कंसाइनी क्रेडिट, कमीशन की भी एंट्री यही है। कमीशन की एंट्री देखो क्या है, उसको तभी भी डेटरशिप कम कर रहे हैं, और कंसाइनमेंट हमारे लिए कमीशन दो उसको या बैड डेट हो जाए, हमारे लिए तो खर्चा है, हर खर्चे के लिए डेबिट तो कंसाइनमेंट को करेंगे, क्रेडिट तब किस कमीशन के लिए क्यों कर रहे हैं उसको? क्योंकि उसकी डेटरशिप कम करना है। और यहाँ पे क्रेडिट क्यों कर रहे हैं उसको बैड डेट के केस में? कि उतने पैसे हमको कम दे रहा, क्योंकि हम अपना बैड डेट मान रहे हैं, तो दोनों की सेम एंट्री है। बट जब वाली एंट्री हो जाएगी ना, ये वाली कमीशन की, कौन से कमीशन के लिए ये एंट्री हो जाएंगी? अगर
डेल क्रेडिटर कमीशन के लिए, तो ये एंट्री हम करेंगे ही नहीं। हम बोलेंगे भैया तू देखते बैठ, तेरे पैसा तू भी करेक्ट कर, समझ रहे हो। फिर हम उसका डेटरशिप रिड्यूस तब करेंगे क्या, और नहीं, जो कमीशन के लिए ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो उसमें फिर वो अमाउंट मैटर नहीं करता। हमने उसको कमीशन 500 दिए, उसका बर्थडे 1000 हो गया, तू देख भैया नहीं भी हुआ तो तू रख ले, हो गया ज्यादा तो भर दे, समझ रहे हो। हम एंट्री नहीं करेंगे जब हम डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं देंगे तब। इफ द बैड डेट इज बोर्न बाय कंसाइनी, नो एंट्री इज आगे। नहीं, वो परसेंटेज में रहती है, मतलब फिक्स बोले तो परसेंटेज, जितना क्रेडिट में सेल करेगा उतना परसेंटेज उसको, उसके अकॉर्डिंग उसका परसेंटेज कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जांपल 5%, जितना उधार में बेचेगा उसका उतना बर्डन भी बढ़ेगा वसूल करने का, तो उतना उसका परसेंटेज, क्योंकि 2-5% जो भी है वो अमाउंट बढ़ने से ऑटोमेटिक अमाउंट उसको ज्यादा भी आएगा, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी रहने वाली है। समझेगा प्रॉब्लम के माध्यम से, इंतजार करेंगे। व्हेन देयर इज अ नो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, सॉरी व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट का प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफर किया जाता है। एक नॉमिनल अकाउंट बंद करते हैं अपन, जो भी बैलेंस आता है उसको पीएनएल के नाम से लिख दो, डेबिट में आ गया पीएनएल, क्रेडिट में आ गया पीएनएल, लॉस या प्रॉफिट जो भी हो। प्रॉफिट कब रहेगा, जब क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा, इनकम ज्यादा, बैलेंस डेबिट में आएगा, नेट प्रॉफिट के जैसे किस नाम से लिख देंगे उसको, पीएनएल के नाम से। यानी हमारे कंसाइनमेंट बिजनेस के सेगमेंट का प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने बिजनेस के मेन बिजनेस के पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट के डेबिट से पीएनएल के क्रेडिट में, जैसे ग्रॉस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट से ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल के क्रेडिट पे आता है, वैसे ही, समझ रहे हो। धीरे धीरे समझेगा, इंतजार करो। रिवर्स एंट्री करेंगे लॉस में, उल्टा समझ जाएंगे। और ये गुड्स का ट्रेडिंग में कैसे ट्रांसफर करते हैं, मैं इंतजार करो बताऊंगा। मान लो जो हमने गुड्स भेजे थे वो 1 लाख का था, वापस आया वो 20,000 का है, कितने रुपए का ट्रेडिंग, सॉरी गुड्स एंड कंसाइनमेंट का लेजर बैलेंस दिखाएगा 80,000, और वो 80,000 ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर देंगे, तो होंगी क्या एंट्री, वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में चले जाएगा। और आपको सिखाया गया था 12वीं में 11वीं में कि जो भी कारण से बिजनेस से गुड्स जाता है उसको किस अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, ट्रेडिंग के। आया तो डेबिट में और गया तो ये भी तो गुड्स गया हुआ है, तो बैलेंसिंग फिगर आया और गए का, गया 1 लाख, आया 20,000, तो जो 80,000 नेट गया है वो ऑटोमेटिक साल के आखिरी में ट्रेडिंग के क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो वो बताऊंगा लेजर के थ्रू, बैलेंसिंग करते समय समझेंगे तो बहुत आसान लगने वाला है। अभी ये जो भी सेटलमेंट का अकाउंटिंग ये भी बता देंगे, लेजर बंद करेंगे किसका, जैसे कंसाइनमेंट का अकाउंट हमने बंद किया तो क्या किए, उसका बैलेंस पीएनएल में ट्रांसफर, वैसे हम कंसाइनी बी का अकाउंट बंद करें तो उसका जो भी, या तो हम लेने के रहेंगे पैसे या तो देने के रहेंगे, ज्यादा चांस क्या रहेंगे कि हम उससे पैसे लेने के रहेंगे, क्योंकि उसने जो बेचा है, तो वो जो भी बैलेंस फिगर रहेगा वो या तो हमको दे देगा या तो हमारा डेटर बन जाएगा, देने का रहेगा। दे देगा तो पैसा आ जाएगा कैश बैंक या बिल देख के एक्सेप्ट करके दे रहा बैलेंसिंग फिगर के लिए, और गिवर के तौर पर उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, उसका अकाउंट भी बंद हो जाएगा। तो इस तरीके की अकाउंटिंग किसकी बुक में करना है सर, इन द बुक्स ऑफ। तो अब एक क्वेश्चन आने वाला है आपके मन में, किस बात का, कंसाइनमेंट के स्टॉक की वैल्यूएशन। क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यूएशन का थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी मतलब कि भैया जो गुड्स भेजे वो जितने का था उतना ही रह जाएगा क्या वो वापस आते समय भी। जैसे 100 मोबाइल भेजे, एक मोबाइल का वैल्यू 1,000 है फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, 100 मोबाइल 1 लाख में भेज दिए, 1,000 वाले कितने प्रोडक्ट है, मतलब 100, तो 20 वापस आ गए, तो वो 20,000 के रहेंगे क्या, तो आंसर है नहीं। क्योंकि जो गुड्स भेजे हैं उसको भेजने के लिए भी हमने 5,000 रुपए खर्च कर दिए, एक के लिए 50 रुपए का एवरेज खर्चा आया, मतलब हम जो प्रोडक्ट भेजे ना तब वो 1,000 का एक था, और ऐसे 100 प्रोडक्ट भेज के 1 लाख का प्रोडक्ट भेजे, बट भेजने के लिए भी तो 5,000 का ट्रक में खर्चा हुआ, और इस प्रकार वो टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट 1,05,000 हो गई। बट मैं बोल रहा हूँ कि 20 प्रोडक्ट वापस आएंगे ना, तो 1,000 के भाव से जो वापस आए वो तो है, बट जो 5,000 का खर्चा हमने ट्रक से भेजने का किए थे उसको डिवाइड करेंगे 100 क्वांटिटी से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 क्वांटिटी से, और स्टॉक की वैल्यू रहेंगी, ये बैलेंस आएगा यहाँ पे 250। 20,000 के अलावा 250 भेजने की कॉस्ट, जो कि अभी उसी के पास रखा है, वापस नहीं आया गुड्स, हमारे पास स्टॉक है वो वहां पे, तो उस स्टॉक की वर्थ सिर्फ कितनी नहीं है, 20,000 नहीं, वो इसमें कंसाइनर के द्वारा किए गए सभी खर्चों का प्रोपोर्शनेट अमाउंट, मीन्स 5,000 जो खर्च किए गए थे वो 100 प्रोडक्ट के लिए किए गए थे, उसमें से 20 प्रोडक्ट बचे, 5 प्रोडक्ट बचे, मैंने 5 लिया गया, गलत लिया गया, इधर कितना आएगा, तो ये आएगा 1,000 रुपए। तो ये जो भी है, तो ये 20 प्रोडक्ट का जो भेजने का लागत है उसको भी हम एवरेज करेंगे, और इस तरीके के कैलकुलेशन को बोला जाता है कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक, जिसमें 3 चीजें, फुल वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट के जितने भी प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो तो लेंगे ही, 20 प्रोडक्ट की जो भी मोबाइल की कॉस्ट है, प्लस कंसाइनर के प्रपोर्शन खर्चे, प्रपोर्शन मीन्स 20 के लिए जो खर्चा वो लगा होगा, क्योंकि भेजने के लिए ट्रक तो 1,000 100 क्वांटिटी के लिए किए थे बुक,
तो उसमें से जो क्वांटिटी बची है उसका प्रोपोर्शनेट कॉस्ट निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करने के लिए कि भैया क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इतनी है, क्योंकि सिर्फ वो प्रोडक्ट गया नहीं है बल्कि वो खर्च करके गया है, समझ रहे हो। और अब आएंगे इंपॉर्टेंट एलिमेंट खर्चे किसके, कंसाइनी, ये ए है, ये बी है, ये इसने गुड्स भेजा उसकी कॉस्ट, प्लस इसमें जो ट्रांसपोर्ट के लिए या जो भी XYZ खर्चे किए ये भी लेंगे ए का। बट बी के पास दो तरीके के खर्चे होते हैं। एक गोडाउन लिखा मैंने इधर, एक रहता है कि गुड्स आ रहा है, गुड्स को अनलोड किया जा रहा है, या नाके पे जो पैसा देते हैं वो पैसा दिया जा रहा है किसके द्वारा, मतलब गुड्स का खर्चा वो कर रहा है एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द गुड्स, गुड्स को लेते समय, और वो ऐसा खर्चा कितने बार करेगा, एक ही बार, दैट इज कॉल्ड नॉन रिकरिंग खर्चा, बार बार नहीं होने वाला खर्चा। कौन सा खर्चा बोलते सर उसको, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। और इन खर्चों को भी हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो ओवरऑल मैं क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला बोल सकता हूँ पॉइंट नंबर 1 में, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड यूनिट्स, सेकेंड प्लस जो करेंगे वो है प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर जो भी खर्चा करता हो एक ही बार करता और उसके खर्चे का प्रपोर्शन करना है, मींस जितने क्वांटिटी के लिए वो खर्च किया था टोटल उससे डिवाइड कर दो और जितने प्रोडक्ट बचे हुए उससे मल्टीप्लाई करके प्रोपोर्शनेट खर्चा निकाल लो, प्लस जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है तीसरे नंबर का प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी के जो नॉन रिकरिंग खर्चे हैं ना वो लेंगे प्रपोर्शन के, नॉन रिकरिंग मतलब जो एक ही बार किया गया। अब मान लो इसने और खर्चे काय के लिए किया, एडवर्टाइजमेंट के लिए, काय के लिए किया, तो ऐसा कंसेप्ट है कि भैया एडवर्टाइजमेंट करके जो आपको बेनिफिट मिला ना, 100 गुड्स में से 80 बिके अगर, तो आपने जो एडवर्टाइज किए उसका बेनिफिट आपके 80 प्रोडक्ट को ही मिला है, क्योंकि वही बिक पाए, जो नहीं बिक पाए उस खर्चे को अलोकेट मत करिए, जो रखा हुआ है उसको एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट नहीं मिला, वो नहीं बिक पाया, तो जो एडवर्टाइजमेंट आपने कितने भी किए होंगे 5,000 या 2,000 या 1 लाख, वो खर्चा डेडिकेटेडली 80 क्वांटिटी का ही है, समझ में आया क्या बोला। तो उसको क्लोजिंग स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन करते समय कॉस्ट को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सेम चीज जो प्रोडक्ट गोडाउन में रखा हुआ है, रेंट गोडाउन का, वो भी अनसोल्ड प्रोडक्ट के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट के अंदर कोई इनपुट क्रिएट नहीं हो रहा है, वो तो प्रोडक्ट नहीं बिक पाया करके लिए रखा है, तो जो कॉस्ट है ना प्रोडक्ट की वो वैल्यू नहीं बढ़ेगी। देखो दो तरीके की चीजें रहती है, एक रहता है कि प्रोडक्ट को कंपलसरीली हम स्टोर कर रहे हैं, जैसे फ्रिज वगैरह में रख रहे हैं, खराब नहीं होना चाहिए ऐसे वाला प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट है। बट जो प्रोडक्ट को हम सिर्फ रखे हैं काय के लिए, नहीं बेच पाया इसलिए, तो उसका जो गोडाउन रेंट है वो हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर कोई इनपुट नहीं आ रहा उससे, प्रोडक्ट के अंदर कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रहा उससे, वो प्रोडक्ट की लागत नहीं बढ़ा। जैसे जो प्रोडक्ट भेजते हैं ना तो उसमें प्लेस यूटिलिटी है, समझ रहे हो क्या बोले, जो भेजने का खर्चा है, तो प्रोडक्ट के अंदर एक एडिशनल इनपुट हुआ है, प्रोडक्ट की लोकेशन चेंज हुई, जो प्रोडक्ट की वर्थ बढ़ाया उसने, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। बट जो प्रोडक्ट वही के वही रखा है, उसके लिए रेंट पे कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उससे उसके अंदर कोई इनपुट नहीं आ रहा। हाँ सर प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो प्रोडक्ट के अंदर तो इनपुट आएगा, तो जो बिके ना उसी में उसका इनपुट का बेनिफिट हुआ है, जो अनसोल्ड है उसमें बेनिफिट, समझ रहे हो। तो जो भी रिकरिंग खर्चे, कौन से खर्चे है सर, रिकरिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट हो गया और गोडाउन रेंट हो गया, और गोडाउन रेंट के अलावा हो गया मान लो इंश्योरेंस, फैक्ट्री वाला इंश्योरेंस, उस सब से प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ने वाली नहीं है। तो ये वो खर्चे जिस खर्चों को कंसाइनमेंट के क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते समय कंसाइनी के खर्चों को कंसिडर नहीं करेंगे, कंसाइनर के तो सभी खर्चे कंसिडर करने वाले अपन, बट कंसाइनी के कौन से खर्चे को कंसिडर करेंगे सर, अब सिर्फ नॉन रिकरिंग किसको बोलते हैं सर, जो एक ही बार देना पड़ता है, जो रिपीट नहीं होते, रिकर नहीं होते, नॉन रिकरिंग यानी एक बार वाले खर्चे, जिसमें क्या आता सर, अनलोडिंग का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ऑक्ट्राई ड्यूटी, समझ रहे हो, कैरियज वाला खर्चा है, टोल टैक्स, समझ रहे हो बेसिक कंसेप्ट। तो ये मैं आपको प्रॉब्लम के थ्रू बताता हूँ, मैं अभी अपनी अभी मेनली काय पे फोकस कर रहा हूँ, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ आगे। तो ये आ जाइए, अभी हम आपको बाकी कॉन्सेप्ट डिटेल वाले बताऊंगा, इंतजार करो प्रॉब्लम के साथ साथ। वैल्यूएशन ऑफ
जिसमें मैं अपने फार्मूला बताता जो मेरे दिमाग में, ताकि आप भी चीजों को अच्छे से समझो। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यू ऑफ अनसोल्ड यूनिट, जितने यूनिट नहीं बिके, जो भी भाव के प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट ले लो, समझ गए, प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ, मान लो खर्चा 1000 यूनिट के लिए किया गया था, 200 अनसोल्ड है, जो 200 भेजे थे ना, सॉरी भेजे तो ज्यादा थे, 200 नहीं बिके, 10 रुपए का एक था, तो ये अनसोल्ड यूनिट की क्वांटिटी का कॉस्ट हो गया। 200 का 10 रुपए का प्रोडक्ट नहीं बिका हुआ रखा है 2000 रुपए, और जो 1000 रुपए भेजे थे, 1000 प्रोडक्ट भेजे थे, 200 नहीं बचे, नहीं बिके, तो वो 200 की प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऐसे निकाल लेंगे। प्रोपोर्शनेट कौन से खर्चे कंसाइनी के लेंगे हम, नॉन रिकरिंग, और उसमें उनने 2000 किया, उसने खर्चा 5000 किया होगा, और उसमें से 3000 एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड है, गोडाउन से रिलेटेड है, जो प्रोडक्ट को रिसीव करने के बाद करता हो। किसके बाद करता हो खर्चे, ये इधर इधर वाले खर्चे, और ये इधर वाले खर्चे अगर वो कर रहा ना, समझ रहे हो क्या बोल रहे, जब वो प्रोडक्ट रिसीव करते समय जो खर्चे कर रहा, तो वो खर्चों को लेना है, वो नॉन रिकरिंग एक ही बार करेगा ना। ये तो जब तक रखा है नहीं बिक रहा, तब तक एडवर्टाइजमेंट करते रहो, गोडाउन करेंट भरते रहो, वगैरह वगैरह, इंश्योरेंस कराओ, तो उसको नहीं लेना है। कौन से खर्चे लेना है, समझ में आ रहा है। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए डेडिकेटेडली इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रोपोर्शन करके ले लेंगे। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिए हैं क्या, हाँ, तो आपको ये समझने में दिक्कत आ सकती है कि कौन सा खर्चा नॉन रिकरिंग है और कौन सा खर्चा, तो ये लिस्ट दी गई है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा, एक बार पढ़ लेता हूँ। नॉन रिकरिंग मतलब एक ही बार जो रिसीव करते समय दे रहे हैं, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी, समझता है, विदेश से प्रोडक्ट लाए तो इंपोर्ट ड्यूटी देते हैं। क्लियरिंग चार्जेस, नाके पे जो क्लियर वगैरह कर रहे हैं, क्लियरिंग चार्जेस जनरली इंटरनेशनल लेवल पे जब प्रोडक्ट आता है तब उसके लिए यूज करते हैं। कस्टम ड्यूटी, वही कस्टम मतलब इसे इंटरनेशनल लेवल से कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो हमको बॉर्डर पे पैसे देना पड़ता है। एक्साइज ड्यूटी, कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए टैक्स देना पड़ता है, रास्ते में बोलते कि तुमने बना के लाया गुड्स, इसको टैक्स दो, ये भी एक ही बार रहेगा। डॉक चार्जेस, वही बंदरगाह वाला खर्चा, पोर्ट कौन सा है, एयरपोर्ट नहीं से वाटर में आया है प्रोडक्ट, तो डॉक चार्जेस वहां देते हैं, जहाँ पे बोट शिप से आते हैं नहीं क्या प्रोडक्ट, तो डॉक चार्जेस कहलाता है। फ्रेट मतलब, जैसे फ्रेट का मतलब क्या होता है, फ्लाइट से आया हुआ कैरियज का खर्चा, एयर का खर्चा होता है, जो भी कैरी करने का खर्चा है उसी कैरियज के जैसा। कार्टेज, वही कार्टेज मतलब क्या होता है वैसे, वही कैरी करने का चार्जेस कार्टेज, हाँ, नहीं, कार्टेज मतलब होता है घोड़ा गाड़ी हिंदी में, मतलब इसका ये है, मैंने बताया था कि आप लोगों को, हाँ, आपको सेमेस्टर 1 में बताया था। नहीं नहीं, कार्टेज का मतलब बताया था, वो घोड़ा गाड़ी का खर्चा होता है ऐसा, पता है, हाँ ठीक है, आप गूगल करिएगा तो समझ जाएंगे, वो जरा ज्यादा जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि ये नॉन रिकरिंग आता है, आपको समझता क्या है बस। ट्रांजिट में जो भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये सब अनलोड करने का खर्चा हो गया। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, दो इंश्योरेंस रहते हैं, एक रास्ते वाला इंश्योरेंस वो एक ही बार देना है, बट गोडाउन वाला इंश्योरेंस जब तक प्रोडक्ट नहीं बिकता तब तक, समझ रहे हो, तो वो रिकरिंग है, उसको नहीं लेना वैल्यूएशन में। कौन से वाले को लेना, नॉन रिकरिंग, समझ लो। किसको नहीं लेना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एडवर्टाइजमेंट, गोडाउन रेंट, स्टोरेज यानी रेंट वाला ही खर्चा हो गया। सेलिंग एक्सपेंसेस, दीज आर एक्सपेंसेस नॉट इंक्लूडेड, कौन से खर्चे, तो इसको क्लोजिंग स्टॉक के कैलकुलेटर्स में कंसीडर। सिंपली आप इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हो, सेल्स का और गोडाउन का खर्चा, सेल वाले सभी खर्चे, एडवर्टाइजमेंट हो गया या कोई सेल का खर्चा और वो है, और गोडाउन में रखे वाला खर्चा, ये सबको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, मैं एक आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन सिखा के फिर बड़े प्रॉब्लम में आऊँ, ध्यान दीजिएगा। रोशन कंसाइन 100 बॉक्स ऑफ मेडिसिन ऑफ ₹100 पर बॉक्स टू योगेश। रोशन ने कितने प्रोडक्ट भेजा, कितने का, एक टोटल 10,000 का भेजा, मतलब, बट अपने को उससे मतलब, ये जब क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो जो नहीं बिका उसकी वैल्यू लेंगे, लेकिन एक प्रोडक्ट की वैल्यू तो पता चल गई कितने रुपए। आगे लिखा है ही इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंस, ही का मतलब किसकी बात हो रही है, रोशन, जो कि कौन है, कंसाइनर ने जो खर्चे किया वो है इंश्योरेंस का 500, लोडिंग का 800 और फ्रेट का 700। वैसे कंसाइनर के खर्चे में नेचर देखने की जरूरत नहीं है, वो सभी खर्चे कैसे होते हैं, नॉन रिकरिंग ही होते हैं, वो एक ही बार करता ना, समझते हो क्या बोले, तो मल्टीपल खर्चे तो एक ही आइटम एक ही तरीके के कौन करेगा, कंसाइनिंग, जब तक नहीं बिकता एडवर्टाइजमेंट या गोडाउन रेट वगैरह। बट ये खर्चे कैसे होते हैं, और वैसे भी लोडिंग का मतलब होता है गुड्स को ट्रक में चढ़ाना, तो लोडिंग कौन करेगा, ए कंसाइनर, अनलोडिंग कौन करेगा, तो ये तो खर्चे पूरे के पूरे हम प्रपोर्शन करके कंसीडर करने वाले क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं समय। पॉइंट नंबर 2 वाला खर्चा है, समझ गए।
और 100 रुपए पर बॉक्स का जो खर्चा है ना, ये पॉइंट नंबर 1 वाला है। क्वांटिटी अभी हमको दोनों की पता नहीं है। आगे मतलब किसकी दो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, जो अनसोल्ड है उसकी। एन अकाउंट सेल का मतलब होता है ऐसी जानकारी जो हमको कंसाइनी देगा। मैंने ये चीज आपको बताना भूल गया, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के तौर पे अभी सुन लो थोड़ा ध्यान से, इंपॉर्टेंट नोट के तौर पे। दो तरीके के कागज होते हैं, ये ए है कंसाइनर, ये बी है कंसाइनी। जो भी एक कंसाइनी को कुछ भेजता है, बी को कुछ भेजता है, उसके लिए वो एक इंफॉर्मेशन बनाता है, जिस इंफॉर्मेशन के टेबल को क्या मतलब डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, प्रोफार्मा इनवाइस। क्या बोलते हैं, मतलब वो कागज बिल भेजता है और जैसे बी के पास वो कागज आता है, गाड़ी से उतर रहा हो, कागज पे टिक करते जाएगा क्या क्या प्रोडक्ट उतर रहा, उसमें लिखा है क्या क्या आया, उसमें सब टर्म्स लिखे, कितना कमीशन मिलेगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, सब वो कागज को क्या बोलते हैं। कौन बनाएगा वो कागज, कंसाइनर। कौन उसको देख के सब प्रोडक्ट की देखरेख और बाकी अब कंसाइनी हरकतें करेगा, प्रोडक्ट बेचेगा उधार में, वो कैश में, ये वो मैंने कमीशन चार्ज कर लिया, ये वो सब चीजें वो किसको बताएगा, उसके लिए वो भी एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसको बोलते हैं अकाउंट सेल। दो डॉक्यूमेंट, प्रोफार्मा इनवॉइस फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी, अकाउंट सेल फ्रॉम कंसाइनी टू कंसाइनर। तो ये कौन सा डॉक्यूमेंट अभी मैं पढ़ रहा था, ये जानकारी जो ये प्रोफार्मा इनवॉइस की, जो किसने बताया अपने को, कंसाइनर से रिलेटेड सब कुछ काय में लिखा रहता, प्रोफार्मा इनवॉइस। और जो कंसाइनी की सभी हरकतों का जानकारी कहाँ लिखा रहता, अकाउंट से। समझ रहे हो। तो वैसे भी कंसाइनर को सपना आएगा क्या उसने प्रोडक्ट बेच दिया है, कुछ ना कुछ तो रहेगा, तो एक लिखित कागज में होता है ताकि चीजें कंफ्यूजिंग ना हो, तो ऑन पेपर उसे लिख के मांगते एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट में, जिसको बोला जाता है अकाउंट सेल। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज रहता ना, वैसी चेक डॉक्यूमेंट, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने के लिए बोलता ना, वैसी प्रोफार्मा इनवॉइस और अकाउंट सेल भी आपको 8 मार्क के थ्योरी क्वेश्चन में बनाने के लिए बोला जा सकता है। बता देंगे, फॉर्मेट बहुत साधारण रहता। अकाउंट सेल वाज रिसीव्ड फ्रॉम योगेश, योगेश मतलब कंसाइनी हमको क्या कर रहा है, प्रोफार्मा इनवॉइस भेज रहा है। वी सोल्ड दैट 80 बॉक्सेस वर सोल्ड, वो 200 रुपए पर बॉक्स, 100 वाले कॉस्ट का भेजा उसको, उसने 200 में बेच दिया, बट 80 बेचा, कितने बिके बिके नहीं है। तो हमको भी सिर्फ क्वांटिटी से अभी मतलब है, कितने में बेचा, वो भी हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते समय काम का नहीं है। अभी हम सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं, तो हमारे को क्वांटिटी पे फोकस करना है। अनसोल्ड यूनिट की क्वांटिटी है 20। आगे, योगेश इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, अगर योगेश के खर्चे तो हम फूक फूक के कदम रखेंगे, कौन से खर्चे को क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते समय कंसीडर करेंगे और कौन से को नहीं करेंगे। तो आप बताइएगा कि ये नॉन रिकरिंग है कि नहीं है, कब बोलना है, जब नॉन रिकरिंग रहेगा, मतलब उसको क्लोजिंग स्टॉक में लेना रहेगा। क्लियरिंग चार्जेस है नॉन रिकरिंग, गो डाउन रेट नहीं है, इसको क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने में कंसीडर करने की जरूरत, ये आपको समझ रहा क्यों नहीं कर रहा मैं। आगे, एडवर्टाइजमेंट नहीं, अदर सेलिंग खर्चा सिर्फ क्या कंसिडर किया जाएगा, 500 रुपए का खर्चा जो भेजते समय कितने यूनिट के लिए किया गया था, 100 यूनिट, जिसमें से कितने खर्चे, कितने यूनिट बचे हैं, 20 यूनिट, तो प्रपोर्शन करेंगे उस 500 को, बट सिर्फ उसी को करेंगे जो नॉन रिकरिंग। तो 500 डिवाइडेड बाय 100 क्वांटिटी गुना 20 क्वांटिटी। बट और कंसाइनर के खर्चे में 7 8 15 2000 भागीला 100 क्वांटिटी गुना, और ये 100 गुना 20 क्वांटिटी की वैल्यू आएंगी स्टेप नंबर 1। 3 स्टेप में क्लोजिंग स्टॉक होता है। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट है 100, 20 यूनिट नहीं बिके तो कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड यूनिट 2000, 100 गुना 20। और प्रोपोर्शनल एक्सपेंडिचर ऑफ कंसाइनर, तो कंसाइनर के खर्चे है 2000 डिवाइडेड बाय उसने वो यूनिट खर्चा किया है 100 यूनिट के लिए, डिवाइड बाय 100 इंटू 20 जो यूनिट बिके नहीं। इस तरीके से जो भी अमाउंट आएगा। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ कंसाइनी, प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ, प्रोपोर्शन तो करना ही है, बट सिर्फ कौन से खर्चे को प्रोपोर्शन करना है सर, यानी 500 को 500 डिवाइडेड बाय 100 गुना 20। नहीं समझ, एक बार इसका आंसर का प्रेजेंटेशन देखते। ये 100 गुना 20 समझे क्या, और प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर ऑफ कंसाइनर में 2000 का टोटल खर्चा, उसको डिवाइड कितने से करेंगे सर, 100 और गुना 20, और डिवाइड 100 और गुना 20 का मतलब क्या होता है पता है, बोलो ना कितना होता है, 1/5 होता है ना, 20 का 20, 20 पंचे 100, तो इसने 1/5 लिख दिया, उससे कंफ्यूज मत होइए। आप क्या करिए, सिंपल 1000 से सॉरी 100 से डिवाइड करिए और 20 से, बात एक ही हो जाएगी, 1/5। 1/5 कितना होता है 2000 का, 4 4 4 4 पंचे, नहीं समझे। प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनमेंट में सिर्फ कितने खर्चे का प्रोपोर्शन लिया जा रहा है,
उसका भी 1/5 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 20/100 करने से 1/5 आता है। जितना आएगा बताइए, 100 मिला के 3 टोटल हो जाएगा 2,500। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे किए समझे क्या, ये समझ गया तो मैं बोल सकता हूँ कंसाइनमेंट का 90% समझ गया, क्योंकि यही सबसे ज्यादा तकलीफ दे है। पेपर के प्रॉब्लम देखेंगे तो समझेगा मैं क्या बोला। बाकी सबकी एंट्री आप लोग कर पाओगे आसानी से। एक बार ये वाला क्वेश्चन भी करके मैं डायरेक्ट पेपर के प्रॉब्लम में आना चाहूंगा, ठीक है। आगे, सूर्या कंसाइंड चंद्रा 2000 साइकिल, कितने साइकिल को कंसाइनमेंट में भेजा जा रहा है? कैलकुलेटर का साइकिल बोल लिया क्या मैंने, कंसाइन है सर। सूर्या कंसाइन साइकिल वेहिकल लिए, चंद्रा 2000 कैलकुलेटर एट कॉस्ट प्लस 25%। ये कॉस्ट प्लस 25% क्या है सर? एक्स्ट्रा प्राइस बता के भेजना। मैं पहले सादा प्रॉब्लम कराता हूँ, उसके बाद में फिर बताऊंगा। वैसे सिंपल है कि हम जब प्रोडक्ट को क्या करना चाहेंगे, उसको छुपाना चाहेंगे कि भैया तेरे को पता नहीं चलना चाहिए, तेरे को पता चलेगा तो तू कमा लेगा, अपना खरीद के बेचेगा। तो हम उसको ज्यादा बता के बेचते, फिर वो बताया हुआ ज्यादा ज्यादा पहले कॉस्ट में रिकॉर्ड हो जाता, फिर उसके पास से प्रोडक्ट सब होने के बाद, अकाउंट सेल्स का रिकॉर्डिंग होने के बाद, फिर हम उतने कॉस्ट को एडजस्ट कर लेते हैं, वापस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, कंसाइनमेंट के क्रेडिट में लिख देते हैं, जितना हमने बढ़ा के भेजे थे। कैसे करते हैं उसको मैं सेपरेटली बताऊंगा। आप नॉर्मल प्रॉब्लम मान के पूरी अकाउंटिंग कर लो, उसके बाद क्या करना रहेगा आपको समझ में एक सिंगल स्टेप में आएगा। तो इस क्वेश्चन को अभी मैं इसीलिए नहीं करा रहा हूँ। आगे मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ पेपर के प्रॉब्लम